हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुदेगा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। अक्सर हम लोग अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, जल्दबाजी में कई बार हम उन छोटे बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं और फिर हमसे हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। कई बार फैमिली से छोटे छोटे बच्चे खो जाते हैं। आप हंसोगे सुनकर कि यार सारे इंसिडेंट आपके साथ ही हुए हैं, बट मेरे चाचा की शादी थी जब मैं शायद करीबन पौने 2 साल का रहा होऊंगा या 2 साल का रहा होऊंगा। तो शादी में सब बारात में गए थे और जल्दबाजी में घूमते फिरते सब मुझे एक बस स्टैंड के ऊपर एक जो होते हैं ना बैठने की चेयर, उसके ऊपर छोड़ के चले गए थे। वो तो किस्मत की बात है, कोई मुझे उठाकर लेकर नहीं गया और मैं उनको वापस मिल गया थोड़ी देर बाद। जब सबको होश आया कि भैया ये तो है ही नहीं, तो वापस ढूंढना है, तो मैं उन्हें मिल गया था। लेकिन ऐसा कई परिवारों के साथ होता है जहां पर जल्दबाजी में आते जाते आप किसी न किसी परिवार के छोटे मेंबर को मिस कर देते हो और बाद में क्या आता है कि वो तो आया नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अब कई बार तो आप लकी होते हैं कि आपको वो बच्चे सही सलामत वापस से मिल जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती और उनसे इतनी बड़ी चूक हो जाती है जिसकी भरपाई वो जिंदगी भर नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अभय के साथ। ये इंसिडेंट अभय के साथ हुआ जो इंदौर में अपने दोस्त के साथ रहता था और दोनों एक ही जगह पर जॉब किया करते थे। ये बात 2010 की संडे का दिन था। अभय अपने रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और टीवी देखते देखते वो खाना खा रहा था। उस टाइम पर टीवी पर बच्चों का कोई शो चल रहा था और पता नहीं क्यों से वो शो देखने बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसमें से एक बच्चा जो बंगाली था, उसने अमरूद को अमलूद बोला और जैसे उसने अमरूद को अमलूद बोला, अभय को अचानक से एक छोटी सी लड़की की याद आई। अभय ने जब आखिरी बार उसे देखा था तो उसकी एज करीबन 2 या 3 साल की थी। अभी टीवी में उस बच्चे को अमलूद बोलते हुए उसे उस लड़की की याद आई। उस लड़की का नाम था ओंड्रिला। वो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने जैसे सोचा वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। ओंड्रिला उसे बिल्कुल सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, वही 2.5 फीट के आसपास की हाइट, और उससे कह रही थी, दादा अम्मा के अमरूद पे रे दाओ। जब भी अभय स्कूल से आता था वो उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाती थी कंपाउंड में जहां पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे और उससे अमरूद बहुत पसंद थे। लेकिन इस वक्त अभय सपना नहीं, ओंड्रिला को अपने सामने देख रहा था उसी 2.5 साल के रूप में। जैसे याद करते ही वो उसके सामने आके खड़ी हो गई हो और वो आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, दादा अम्मा के अमरूद पे रे दाओ। अभय के मुंह में जो रोटी का ग्रास था वो उसे धीरे धीरे चबा रहा था और उसकी आंखें रूम के एक कोने में टिकी हुई थी जहां पर उसे ओंड्रिला दिखाई दे रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुलने से उसका ध्यान उस तरफ गया तो वहां उसका फ्लैटमेट रोहित खड़ा हुआ था। रोहित ने आकर उससे पूछा, ये बच्ची कौन है? अभय ने उससे पूछा, बच्ची? कौन बच्ची? तो रोहित बोलता, अभी अभी मैंने तेरे कमरे से किसी छोटी बच्ची की आवाज सुनी। रोहित ने उससे कहा, तो अभय बोलता है, भाई ये देख टीवी चल रहा है, टीवी में से आवाज आई है। लेकिन रोहित के चेहरे पे कंफ्यूजन था क्योंकि टीवी की आवाज और एक रियल पर्सन की आवाज में रोहित को फर्क समझ में आता था। खैर उसने इस बात को इग्नोर किया और अपने काम में लग गया। इधर अभय ने भी उस चीज को इग्नोर किया और रोहित से कोई डिस्कशन नहीं किया। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया आराम से। लेकिन उसी रात को एकदम से रोहित का दरवाजा कोई बाहर से बहुत तेज तेज पीट रहा होता है। रोहित उठकर दरवाजे पर जाता है और जैसे वो दरवाजे को खोलता है उसके सामने अभय था जो कि बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। रोहित ने जैसे ही दरवाजा खोला, अभय ने रोहित को धक्का मारकर वो सीधा उसके कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे देखकर रोहित भी चौंक गया और जैसे रोहित कुछ बोलना था उसने बोला, भाई भाई वो मेरे कमरे में है। रोहित ने पूछा, कौन है? वो ओंड्रिला। कौन ओंड्रिला? रोहित बोलता है, वो शर्मा अंकल की बेटी, वो मुझे अमरूद तोड़ने के लिए कह रही है और वो मेरे अंदर है। अभय ने कांपते हुए रोहित से सब कहा। रोहित कंफ्यूज होकर पूछता, कौन ओंड्रिला? तो अभय फिर से बोलता है, नहीं बड़ी बहन है, शायद उसकी बड़ी बहन है, मैंने सपने में देखा, वो मेरी आंखों के अंदर से बोल रही थी। अभय ने बहुत ही डरी हुई आवाज में
रोहित से कहा। रोहित ने फिर से उसे सवाल किया। वो भी अमरूद मांग रही थी। अभय ने उसको जवाब दिया, नहीं, वो बाहर आना चाहती है। वो कह रही थी, दादा मुझे बाहर निकालो दादा। बस वो बार बार यही बोले जा रही थी। अभय के चेहरे पे डर के एक्सप्रेशन साफ साफ दिख रहे थे। रोहित ने उससे फिर पूछा, उसे रूम से बाहर निकालना है? इस बार अभय ने वापस फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, वो मेरे अंदर है भाई, मैंने सपने में देखा। उसकी बात सुनकर रोहित को हंसी आ रही थी। वो हंसना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसकी हंसी फूट गई और बोलता है, अबे एक सपने से डर गया, क्या बॉक्सर बनेगा रे तू? उसकी बात सुनकर अभय इस बार थोड़ा सा गुस्से में जोर से बोला, वो कोई सपना नहीं था। वेंड्रिला सच में कमरे में खड़ी है और वो मुझसे बार बार अमरूद तोड़ने के लिए बोल रही है। सच में भाई, विश्वास कर मेरा। अभय की बात सुनकर रोहित अभय के कमरे में जाकर एक बार देख कर आया, पर उसे वहां कोई नहीं मिला। उस रात और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2 घंटे बाद ही सुबह हो गई थी। अगले दिन मंडे था। दोनों अपने अपने काम पर चले गए। एक ही ऑफिस में दोनों काम किया करते थे। रात खाना वो साथ में मिलकर बनाते थे और साथ में ही खाते थे। अब जब वो खाना खाने बैठे तो रोहित ने अभय से सवाल किया कि भाई, कल रात को तूने क्या देखा था? उसके सवाल का जवाब अभय ने रोका नहीं। उसने A to Z सब बता दिया, जो भी उसने रात में एक्सपीरियंस किया। फिर रोहित ने उसे ओंड्रिला के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब उसने पहली बार ओंड्रिला को देखा था तो करीबन 2 या 3 साल की थी। वही लास्ट टाइम था जब उसने देखा था 2002 में। उस वक्त अभय के पापा की पोस्टिंग बंगाल के दुर्गापुर में हुई थी। अभय के पापा आर्मी में थे और इनको आर्मी क्वार्टर अलॉट हुआ था। तो 2 फ्लोर का क्वार्टर था। फर्स्ट फ्लोर इनको मिला था और ग्राउंड फ्लोर पर एक बंगाली फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में पति पत्नी और उनकी एक नवजात बेटी, करीबन 8 महीने की उसकी उम्र ही होगी, वो रहा करती थी। इसका नाम था ओंड्रिला। अभय उस टाइम शायद 8th क्लास में था और वो घर का इकलौता बेटा था। उसकी कोई बहन नहीं थी। और आर्मी में कहावत है कि आर्मी वालों की दोस्ती बस स्टेशन तक ही होती है, और यही बात उनकी फैमिली पे भी लागू होती है। 2.5 साल तक अभय के लिए उस ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले शर्मा जी अंकल और उनकी पत्नी आंटी और उनकी छोटी बेटी ओंड्रिला उसकी छोटी बहन थी। फिर उनकी पोस्टिंग कहीं और हो गई। अभय के पापा भी शर्मा जी के जाने के 6 महीने बाद उनकी पोस्टिंग जैसलमेर हो गई। उन 6 महीने में कभी कभी शर्मा जी का एक अंतर्देशीय पत्र, शायद आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 90s के अंदर, या हाँ, आप 92, 93, 94 इस टाइम के आसपास की बात करें तो उस टाइम पर अंतर्देशीय पत्र चला करते थे। कार्ड जिनको बोलते हैं, पोस्टल कार्ड्स होते थे। उन्हीं पे सब लोग एक दूसरे के हालचाल पूछा करते थे। तो 6 महीने में कभी कभी शर्मा जी का वो अंतर्देशीय कार्ड आ जाता था। उसी से इनको इनके हालचाल पता लगते थे। वो लिखते थे कि ओंड्रिला दादा के पास जाना है। दादा वो अभय को बोला करती थी, मतलब वो अभय को बहुत याद किया करती थी। वो ये कह कहकर रोती थी। अब जब तक ये वहां रहे तब तक तो उनका अंतर्देशीय कार्ड आता था, लेकिन जब ये लोग भी जैसलमेर शिफ्ट हो गए तो वो अंतर्देशीय कार्ड आना भी बंद हो गया और अब इन दोनों फैमिलीज का कोई कनेक्शन नहीं था। जब अभय टीवी में उस बच्चे को देखा तो उसे ओंड्रिला की याद आ गई। उसे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी है, वही 2.5 फीट की ओंड्रिला जो उससे आकर कहती थी, दादा अम्मा के अमरूद पे दाओ। जब भी अभय स्कूल से आता था वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींच के ले जाती थी कंपाउंड में। उनके कंपाउंड में बहुत सारे अमरूद के पेड़ थे और उसे अमरूद बहुत पसंद था। इस तरह से अभय ने रोहित को हर एक बात बताई ओंड्रिला के बारे में, और उसके बाद रोहित ने वो समझाया तो अभय ने भी ये माना कि शायद वो एक सपना ही था, और इस चीज को इन दोनों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन इस रात फिर से वही हुआ। अगले दिन दोनों लाल आंखें लिए अपने ऑफिस काम पर गए, क्योंकि 2 दिन से वो ठीक से सोए नहीं थे। रात होते ही अभय को ओंड्रिला दिखती और डर के मारे वो रोहित के पास जाता और फिर दोनों के दोनों पूरी रात सो नहीं पाते। लेकिन 2 दिन के बाद अभय को सपने आना बंद हो गए। ऐसा रोहित को लगता था, क्योंकि अब वो रात में डरकर उठता नहीं था। पर रोहित को ये नहीं पता था कि अभय पूरी रात सोता ही नहीं है। जब भी अभय अपनी आंख बंद करता था
उसे ओइंड्रिला दिखती थी और उसके कानों में उसे वही सुनाई देता था, दादा मुझे बाहर निकालो, दादा मुझे बाहर निकालो। और जब आंख खुलती तो सामने 2-2.5 फुट की ओइंड्रिला खड़ी होती और उसकी वो प्यारी सी आवाज, दादा अम्मा के अमरूद पहले दो, उसे अपने कानों में सुनाई आती। लेकिन अब वो आवाज उसे बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही थी। अभय अब बहुत बदल गया था। रोहित उसे ऑब्जर्व करा था। 3 दिनों से अभय ने कुछ खाया नहीं था। वो बस अपने ही कमरे में बंद रहता था, वो ऑफिस भी नहीं जा रहा था और वो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। रोहित उसके पास गया, 2-3 बार भी उसने कहा भाई कुछ खा ले, ध्यान रख अपना, उसे हॉस्पिटल साथ चलने के लिए कहता, तो भी अभय उसे मना कर देता। उसी हफ्ते सैटरडे की बात है, रात में अचानक रोहित की आंख खुलती है एक आवाज से, उल्टी करने की आवाज। वो दौड़कर अभय के कमरे में गया और देखा कि अभय वहां पर उल्टी कर रहा था, पर उसके मुंह से सलाइवा के अलावा और कुछ बाहर नहीं आ रहा था। रोहित का जब ध्यान गया तो देखा पूरे कमरे के अंदर रूम फ्रेशनर और परफ्यूम की स्मेल फैली हुई थी, जैसे अभय ने अभी अभी अपने ऊपर परफ्यूम की पूरी बॉटल छिड़क रखी हो। जब रोहित ने उससे पूछा स्ट्रिक्टली, तब अभय ने बताया कि उसे अब ओइंड्रिला हर जगह दिखती है और जो ओइंड्रिला की बहन मेरे अंदर है उसका शरीर अब सड़ने लगा है, उसमें कीड़े लग गए हैं भाई और उससे बहुत गंदी बदबू आती है। मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता है और हर टाइम मुझे बदबू आती रहती है, इसलिए मैंने परफ्यूम पूरा अपने ऊपर छिड़क लिया है। वो ओइंड्रिला की बच्ची मुझसे अमरूद तोड़ने को कहती रहती है। मैंने उसे अमरूद लाकर भी दिया पर उसने एक भी नहीं खाया। अब वो कहती है कि अमरूद तोड़ कर लाओ, तू बता भाई, अभी तो अमरूद का सीजन भी नहीं है, मैं अमरूद तोड़ के कहां से लेकर आऊं? मुझे नहीं पता भाई मैंने क्या किया है, भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और ये बोलकर वो फुट फुट कर रोने लगा। अभी तक रोहित जो समझता था कि सिर्फ अभय का वहम है, उसे लग रहा था कि यार ये तो कुछ पागलपन सा है, इसके ऊपर क्या हो गया है। और उसे कुछ समझ में आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि ना तो रोहित को वो बच्ची दिख रही थी और ना ही उसे कोई बदबू आ रही थी। उस कमरे में पूरे में परफ्यूम की खुशबू फैली हुई थी। रोहित ने अभय को वापस से बोला कि तू मेरे साथ हॉस्पिटल चल, लेकिन अभय फिर से उसे हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा था। रोहित बार बार अभय को मना रहा था हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। और 3 दिन के अंदर ही अभय बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, क्योंकि ना उसने कुछ खाया था ना कुछ पिया था। वो ना खड़ा हो पा रहा था ना चल पा रहा था। और तभी उसकी आंखों के सामने सामने एक छोटे 7-8 महीने के बच्चे की तरह घुटनों के बल चलकर अभय चलने लगा। और चलते चलते उसने अपने लेफ्ट साइड में देखा और बोला, तुझे कितनी बार बोला नहीं तोड़ना मुझे कोई अमरूद अमरूद, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? किसी और को क्यों नहीं बोलती अमरूद तोड़ने को? तू कहीं और जाके मर क्यों नहीं जाती है? रोहित शॉक्ड स्टेट में देख रहा था, उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद रोहित ने अभय के फोन से उसकी मम्मी को फोन किया और बोला कि आंटी अभय की तबीयत बहुत खराब है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। रोहित ने यहाँ उसकी मम्मी को सारी बात नहीं बताई। वो सोच रहा था वो बताएगा भी क्या कि उनका बेटा पागल हो गया है। उसको एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है जो किसी और को दिखाई नहीं देती है। वो रोहित को जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेकर गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहां उसकी फैमिली भी पहुंच चुकी थी और करीबन 4 दिन के बाद अभय की मौत हो जाती है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से। उसका इन सब कुछ क्रियाक्रम वगैरह किया जाता है और 10 दिन बाद रोहित को अभय के पापा का फोन आता है। बोलते बेटा मुझे अभय का सामान ले जाना है। जब से अभय की मौत हुई है तब से रोहित भी उस घर में गया नहीं था, चाबी रोहित के पास ही थी। तो रोहित बोलता कि ठीक है अंकल आप आ जाइए, मैं भी वहीं पर पहुंचता हूं। अभय के पापा की मदद करने के लिए वो वहां उस कमरे पर पहुंच चुका था। अभय का रूम वैसा ही था जैसा अभय छोड़कर गया था। बहुत सारे परफ्यूम की बोतल देखकर अभय के पापा ने रोहित से कहा, इतनी सारी परफ्यूम की बोतल? अभय क्या परफ्यूम की बोतल जमा किया करता था बेटा? अब अभय जिंदा तो था नहीं। तो रोहित ने अभय के पापा को सारी बात बताना सही समझा। उसने उसके पापा को बताया कि कैसे उसे एक लड़की दिखा करती थी जिसका नाम ओइंड्रिला था। सब कुछ उसने बताया जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था और अभय से सुना था। उसकी सारी बातें सुनकर अभय के पापा ने रुआसे होकर रोहित से कहा, बेटा ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रोहित के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद अभय के पापा उसका सारा सामान लेकर वहां से चले गए
और अगले दिन रोहित के घर अभय की नानी, मम्मी और उनके साथ 4-5 लोग आ पहुंचे। अभय की नानी के बारे में यह अफवाह थी कि वो अगर रोज एक कार अपनी जिंदगी भर खरीदे, फिर भी उनका पैसा खत्म नहीं होगा, वो इतनी अमीर थी। और ये सब उनके पहनावे से दिखता भी था। एक बूढ़ी औरत, उम्र से शायद 60 पार होगी, बाल सफेद होना शुरू हो गए थे, पर अभी भी उनके ज्यादातर बाल काले ही थे। उनके हाथ में, गले में, हर जगह सोना था। हाथ की 10 में से 9 उंगलियों में रंग बिरंगे रत्न वाली अंगूठियां थी। रोहित देखते ही अभय की नानी को पहचान गया, क्योंकि अभय ने कई बार रोहित को उसकी नानी के बारे में बताया था। नानी रोहित को अपने सामने हाथ पकड़कर बैठाया और उससे बोला, मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगी, उसका जवाब बिना कुछ सवाल किए देना और एकदम सच सच बोलना। ये सब उसकी आंखों में देखकर उसकी नानी बोल रही थी। उनकी बात सुनकर रोहित ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके बाद नानी ने उससे सवाल पूछना शुरू किए। तुमने जो कल अंकल को बताया था, क्या वो सच है? रोहित बोलता है, हाँ, जो मैंने देखा था मैंने वही बताया। फिर उसकी नानी बोलती है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था जैसा अभय ने बताया था? रोहित बोलता है, नहीं नानी। फिर उसकी नानी बोलती है, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? रोहित कहता है, सब इतना जल्दी हुआ कि मैं बता ही नहीं पाया, और वैसे भी मुझे इन सबसे विश्वास नहीं होता, तो मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगा भी तो सब लोग मुझे ही पागल समझेंगे या फिर अभय को पागल समझेंगे, और ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। और जैसे मुझे मौका मिला तो मैंने अंकल को सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि अभय को कोई दिमागी बीमारी है और उसका इलाज हॉस्पिटल में हो जाएगा, और इसीलिए मैंने उसे उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन 4 दिन बाद तो उसकी मौत ही हो गई। उसकी नानी बोलती है, अभय किसी प्रकार की कोई दवाई, कोई चूर्ण या कोई भी ऐसी चीज खाता था अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी और वजह से? तो रोहित कहता है, नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। नानी बोलती है, कहीं तुम्हारी अभय से कोई लड़ाई हुई थी? कभी भी तुम लड़े हो? रोहित बोलता, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नानी, क्या आप मुझ पे शक कर रहे हो? उसकी बात सुनकर नानी बोलती है, मैंने कहा ना, सवाल नहीं। रोहित ने अपना हाथ नानी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की उस टाइम पर नानी की पकड़ उसके हाथ पर और मजबूत हो गई। पूरे टाइम जब तक उससे क्वेश्चन पूछ रही थी, नानी ने रोहित का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके बाद नानी ने उससे एक और सवाल पूछा, कहीं तुमने उसे कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं? इस बात से रोहित गुस्से में बोलता, आप क्या बोल रही हो नानी? अभय भाई जैसा था मेरा। जब से अभय गया है मैं उस घर में भी नहीं गया हूं, मैं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं उस जगह को दोबारा देख नहीं सकता हूं। नानी बोलती है, तो क्यों नहीं गए हो तुम वहां? अब रोहित को गुस्सा आता है, अगर आपको लगता है मैंने उसे मारा है तो आप पुलिस में क्यों नहीं जाती हो? और अगर आपको ये लगता है कि मैंने उस पर कोई काला जादू किया या कोई टोना टोटका करवाया है, तो मैं इन बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं। उसकी बात सुनकर नानी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या तुमने उन दोनों लड़कियों को अभय के पीछे लगाया था कोई काला जादू करके? रोहित कहता है, कौन सी लड़कियां? तो उसकी नानी बोलती है, उन लड़कियों का भूत जिसके बारे में तुमने ही तो मुझे बताया था। कैसी बात कर रही हो नानी? रोहित अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ये भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती है, और अगर होती है तो ये आपके पीछे 2 अंकल जी खड़े हैं, इनको ये 2-3 भूत क्यों नहीं देते हो बंदूक की जगह? रोहित ने नानी के पीछे खड़े जो उसके अंगरक्षक थे, उनके बॉडीगार्ड थे, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि उन दोनों ने अपने कंधे के ऊपर एक एक बंदूक टाकी हुई थी। उसकी नानी बोलती है, तुम्हारे रूम में भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं है, जबकि अभय तो पूजा पाठ करने वाला लड़का था। तो रोहित कहता है, मकान मालिक ने दीवार पर कीले ठोकने से मना किया था, इसलिए हमारे रूम में या फ्लैट में भगवान की तस्वीर नहीं थी। फिर नानी बोलती है, तुम याद करके बताओ कोई भी अजीब चीज जो तुम्हें अभय के बारे में याद है। तो रोहित कहता है, मैं सब आपको पहले ही बता चुका हूं, हर एक चीज जो मैंने देखी, मैंने सुनी। उसके बाद नानी उसका हाथ छोड़ती है और कहती है, ठीक है बेटा, और ये कहकर वो अपने पास में रखी चाय पीना शुरू कर देती है। अब
इन लोगों को सब पता लग गया था, उनको एक नाम मिल गया था ओइंड्रिला, और ये सब ओइंड्रिला को जानते थे कि ओइंड्रिला शर्मा जी की बेटी का नाम था। अब अभय के पापा ने कोशिश की, पर शर्मा जी को पता ही नहीं चला कि वो अब कहाँ पर है। बस इतना पता लगा कि उन्होंने वीआरएस ले लिया है, मतलब मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो टाइम से पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। अभय की मम्मी ने नानी से कहा, अब कैसे पता करें? नानी का जवाब बहुत सिंपल था, अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं। वो कहाँ है वो पता हमारा पैसा करेगा। और बिल्कुल वही हुआ। 2 दिन के बाद ही नानी ने शर्मा जी के घर का पता लगवा लिया। पता चलते ही नानी की टोली शर्मा जी के घर पहुंच गई। इस टोली में नानी, अभय की मम्मी, उसके छोटे मामा, नानी का एक ड्राइवर, उनके 2 बॉडीगार्ड शामिल थे। जब ये लोग वहां पहुंचे तो शर्मा जी के घर पर कोई नहीं था, पर वहां से उन्हें मालूम पड़ा कि उनका रिश्तेदार है, उनका चचेरा भाई, वो उनके पड़ोस वाले घर में ही रहता है। वो लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनसे शर्मा जी के बारे में पूछा। नानी की पूछताछ के बाद उन्हें शर्मा जी की साली के बारे में पता चला, पर ओइंड्रिला को कोई नहीं जानता था। फिर नानी की ये टोली शर्मा जी की साली के घर पहुंचती है, और वहां पहुंचकर नानी को ओइंड्रिला के बारे में जो पता चला वो बहुत अजीब और बहुत ज्यादा शॉकिंग था। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों को पता लगता है कि शर्मा जी की पोस्टिंग दुर्गापुर के बाद ऊटी में हुई थी। वहां उन्हें 2 साल रहना था, और 2 साल पूरा होने के बाद उनकी अगली पोस्टिंग होती। शर्मा जी के जो सास ससुर थे उन लोगों ने ऊटी घूमने का प्लान बनाया, और उनका पूरा परिवार भी इनके घर पे ही आ चुका था, ताकि इन्हीं के साथ मिलकर ये लोग ऊटी पहुंच जाएं, इन लोगों को वहां सेटल भी करवा दें, यहाँ से शिफ्टिंग में भी उनकी हेल्प कर दें, और ऊटी घूम फिर के वो वापस अपने घर लौट जाएंगे। ये जो लोग यहाँ पर आए थे उनमें शर्मा जी के सास ससुर, उनका साला, साली और उनके पति, 2 बच्चे, ये सब लोग मिलाकर करीबन 11 लोग वहां पर पहुंचे। अब वहां होटल्स बहुत महंगे थे, इसलिए सब लोग शर्मा जी के घर पर ही रुक गए। उन्होंने सब लोगों ने मिलकर पैकिंग, शिफ्टिंग, सब कुछ उसमें उनकी मदद भी की। और सारा सामान पैक करने के बाद उस दिन शर्मा जी का जब घर खाली हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि लोग सब ट्रेन से वहां पर जाएंगे। आर्मी की तरफ से स्टेशन तक जाने के लिए इन लोगों को एक गाड़ी मिल गई थी। शर्मा जी के पास एक छोटी गाड़ी थी, लेकिन सामान बहुत ज्यादा था, तो आर्मी की जो शक्तिमान गाड़ी है वो उन्होंने मंगवा ली थी। और एक शर्मा जी के सास ससुर एक टाटा सुमो रेंट पर लेकर आए थे उनके घर पे आने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन दोनों गाड़ियों से सारा सामान लेकर स्टेशन पे पहुंच जाएंगे, और शर्मा जी की गाड़ी बाद में वो ऊटी मंगवा लेंगे आर्मी की ट्रेन से किसी भी तरीके से। तो यही डिसाइड हुआ और सब लोगों ने यही प्लान किया। अब सारी पैकिंग करके सारा सामान रखे दोनों गाड़ियों में सारे परिवार वाले बैठ गए और स्टेशन की तरफ निकल गए। लेकिन इस भागा दौड़ी में, आपाधापी में, घर की एक मेंबर वहीं पर रह गई थी। वो थी ओइंड्रिला। ओइंड्री को लगा था कि जो इनके परिवार, पापा मम्मी सब लोग हैं, सब उन्हीं की गाड़ी से जाएंगे, और वो बेचारी छोटी 2.5-3 साल की बच्ची जाकर पहले ही अपने पापा की गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी धूप हो रखी थी तो उसने गाड़ी में बैठकर वो जो पर्दे थे, जो आप जानते हो जनरली मिलिट्री की गाड़ी में होते, तो उन्होंने वो पर्दे उसने वो लगा लिए थे, इसलिए किसी को एहसास नहीं हुआ कि ओइंड्रा उसके अंदर बैठी हुई है। उसके पापा ने उस गाड़ी को पीछे पार्क कर दिया और उसके बाद उसको आधा कवर से ढका हुआ था। उनको लगा था कि सारा काम वाम करके, पैकिंग करके, इसको पूरा ढक के वो कार कवर से और चले जाएंगे। और आज उनकी गाड़ी जो थी वो घर के पीछे की साइड पार्क थी, क्योंकि जो रेंटेड टाटा सुमो थी वो उनकी मेन पार्किंग पर पार्क हो रखी थी। तो उस टाइम सामान चढ़ाते हुए भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पीछे वाली गाड़ी में जाकर ओइंड्रिला बैठ सकती है। तो इस तरह से शर्मा जी ने उस गाड़ी को कवर करके लॉक कर दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी बेटी ओइंड्रिला पीछे वाली सीट पर सो रही है। शर्मा जी का परिवार 2 गाड़ियों में था, एक उस रेंटेड सुमो में और एक शक्तिमान में। तो दोनों परिवार को लगा कि शायद उस वाली गाड़ी के अंदर ओइंड्रिला बैठ गई होगी, और किसी ने उस टाइम पर मतलब ऐसा नहीं, किसी ने मिसिंग नहीं किया कि मिस होगी। मम्मी को लगा कि उधर नाना नानी के पास होगी, नाना नानी को लगा कि भाई इधर इनके मदर फादर के पास होगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर थी कि जो दोनों परिवार थे, इनका जो रिजर्वेशन था ट्रेन के, वो भी अलग अलग डिब्बों में था।
अब जब ये पहुंचे तो थोड़ा लेट हो चुके थे, ट्रेन चलने वाली थी, तो आपाधापी में सामान चढ़ाने में ये लोग इतने बिजी थे कि किसी का भी ओइंड्रिला पर ध्यान नहीं गया और सबको ये लगा कि उसने उसको साथ में रख लिया होगा, उसने उसको साथ में रख लिया होगा। अब जब सब ट्रेन में सेटल हो गए तो एक स्टेशन के बाद ओइंड्रिला की माँ डब्बे में अपने माँ बाप के पास ओइंड्रिला को लेने गई। जब वहां जाकर उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ओइंड्रिला तो हमारे साथ आई नहीं, हमें तो लगा ओइंड्रिला तुम्हारे साथ है। उन्होंने कहा नहीं, ओइंड्रिला तो हमारे साथ भी नहीं आई। और अब सबके होश उड़ गए। उन सबको पता लगा कि भैया ओइंड्रिला तो ट्रेन में है ही नहीं। अब उन्होंने जो ट्रेन के अंदर सीआरपीएफ के जवान होते हैं उनकी मदद ली, पूरी ट्रेन को छाना गया, लेकिन किसी को भी ओइंड्रिला मिली नहीं। मिलती भी कहाँ से, वो तो इन लोगों के साथ आई ही नहीं थी। अब जब सीआरपीएफ ने सबसे पूछताछ की तब उनको मालूम पड़ा कि ओइंड्रिला तो स्टेशन तक उनके साथ आई ही नहीं है, वो तो बीच में ही कहीं गायब हो गई है। अब पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने छानबीन करके ओइंड्रिला को ढूंढ ही लिया, लेकिन जब तक उसे ढूंढा गया बच्ची मर चुकी थी। गाड़ी की पीछे वाली सीट पर दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। शर्मा जी पर पुलिस ने लापरवाही का चार्ज लगा दिया, लेकिन किसी ने भी कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। लेकिन एक बच्चे की मौत हो चुकी थी, ये एक बहुत बड़ा सदमा था उन माँ बाप के लिए, उस पूरे परिवार के लिए। थोड़ा आगे चलते हैं। ओइंड्रिला की मौत के करीबन 5 महीने बाद, चाहे कोई भी भूल जाए लेकिन एक माँ अपने बच्चे को नहीं भूल सकती है। ओइंड्रिला की माँ उसे भूल नहीं पा रही थी। वो अक्सर बीमार रहती थी, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, रोती रहती थी। वो बस किसी भी तरह से ओइंड्रिला को वापस चाहती थी। शर्मा जी बिहार से थे और ओइंड्रिला की मम्मी बंगाल से। उन्होंने घर से भागकर शादी की थी। ओइंड्रिला के घर वालों ने तो माफ़ कर दिया था, पर शर्मा जी के परिवार में शर्मा जी से सारे रिश्ते तोड़ दिए गए थे। ओइंड्रिला की मम्मी ने हर तरीका अपनाया जो भी उन्होंने किसी से भी सुना था, और इस तरह से घूमते घूमते वो पहुंच गई बाबा फूल सिंह के पास। बाबा फूल सिंह एक तांत्रिक थे और वो अपनी सिद्धियों के लिए तांत्रिकों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और ओइंड्रिला की मम्मी को किसी एक तांत्रिक ने बताया था कि अगर आपकी बेटी को कोई वापस बुला सकता है आपसे मिलने के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ फूल सिंह है। लेकिन फूल सिंह पैसों के लिए काम नहीं किया करते थे, वो अपने मन के मालिक थे और अगर उनके मन में जचेगी तो ही वो काम किया करते थे। वो ऐसा नहीं था वो बस ऐसे घूमते रहते थे और भीख मांगकर खाया करते थे और रात को कहीं पर भी सो जाया करते थे। उनका कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। पर ओइंड्रिला की माँ ने भी ठान लिया था कि वो कैसे भी करके उनको ढूंढ के रहेगी, और एक दिन उसने बाबा फूल सिंह को ढूंढ ही लिया। और जैसे ही ओइंड्रिला की मम्मी ने ये कहा कि उनकी बेटी की ऐसे से मौत हो गई, वो चाहती कि वो एक बार वापस उनके पास आए, तो उन्होंने बिना कोई पूछताछ किए साफ साफ उन्हें मना कर दिया कि मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। फिर अगले दिन एक और तांत्रिक ओइंड्रिला की मम्मी के पास आया। उसने बताया कि वो फूल सिंह का चेला है और अगर वो उसे कुछ इतने पैसे दें तो वो ओइंड्रिला की आत्मा को बुला सकता है। उसकी बात सुनकर ओइंड्रिला की मम्मी तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन बस मेरी ओइंड्रिला को वापस बुला दो। उसके बाद फूल सिंह के चेले ने अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा ओइंड्रिला को बुलाया। ओइंड्रिला की आत्मा उसकी माँ को दिखने लगी और जाते जाते उस तांत्रिक ने कहा कि इसे हमेशा प्यार से रखना। उनकी ये बात सुनकर ओइंड्रिला की मम्मी ने हामी भरी और बाबा के चेले ने कहा कि अगर आप ओइंड्रिला को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो उसके साथ बिताए गए किसी भी पल को आपको याद करना होगा और ओइंड्रिला आपके पास उसी रूप में आ जाएगी। ओइंड्रिला की मम्मी ने ऐसा ही किया और ओइंड्रिला उनके सामने आ गई। अब यहाँ उस बाबा के चेले का काम खत्म हो गया, उसने अपना पैसा लिया और वो वहाँ से चलता बना। अब जैसे ही ओइंड्रिला उसकी मम्मी को दिखने लगी, उनकी हेल्थ धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन कुछ दिनों के बाद वो अचानक से उसी चेले के पास पहुंची और बोली कि मुझे ओइंड्रिला को वापस भेजना है। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी और उनको भी वही सब दिखने लग गया था जैसा अभय को दिख रहा था। उस चेले को आत्मा को बुलाना तो आता था लेकिन वापस भेजना नहीं आता था।
उसने उसकी माँ से कहा कि मैं इसे वापस नहीं बेच सकता हूँ। ये बात सुनकर ओइंडला की मम्मी ने अपनी माँ यानी ओइंडला की नानी को ये सारी बात बताई और इस बार ओइंडला की नानी बाबा फूल सिंह से मिलने गई कि शायद एक बार उनके कहने से वो इनकी मदद कर दे। लेकिन बाबा ने उनकी बात सुनकर सिर्फ ये कहा कि ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, मीठा हो या कड़वा, भोगना तो पड़ेगा। करीब साल भर बाद ओइंडला की मम्मी की मौत हार्ट अटैक से हो गई और अगले 1 साल में उस परिवार में 6 और लोगों की मौत हो चुकी थी। किसी को पीलिया हो गया, किसी ने फांसी लगा के अपनी जान ले ली। शर्मा जी के सास ससुर की भी मौत हो चुकी थी। एक दिन बाबा फूल सिंह पता नहीं कैसे अचानक से शर्मा जी की साली के घर पहुंच गए। बाबा ने शर्मा जी की साली से सब कुछ पूछा और उसने भी बाबा को ओइंडला से ओइंडला से लेकर उनके चेले तक जो भी अभी तक कुछ हुआ था सब कुछ बता दिया और उनका चेला अब भी उन बाबा के पीछे ही खड़ा था। और तभी शर्मा जी की साली बोलते बोलते रुक गई। उसकी नजर कमरे के एक कोने पर टिक गई और जैसे ही नजर टिकी उसने बाबा की तरफ इशारा करते बोला, बाबा वो देखो ओइंडला। और जैसे उसने ये कहा बाबा ने अपने हाथ में एक यंत्र लिया हुआ था, वो सीधा उन्होंने उसके हाथ पे चिपका दिया। बिल्कुल गर्म यंत्र था। चिपकते वो चीख पड़ी दर्द से, लेकिन वो इतना जानते थे कि बाबा उसका गलत नहीं कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने वो यंत्र हटाया उसके हाथ के ऊपर निशान बन गया था जलने की वजह से और उसके ऊपर उनके चेले ने राख रगड़ दी और जैसे उसने वो राख रगड़ी एकदम से ओइंडला वहां से गायब हो गई। उसने कहा कि बाबा ओइंडला तो यहाँ से गायब हो गई है। उसके बाद उन बाबा ने बताया कि अब तुम चाहे कितना भी उसे याद कर लो, तुम्हें ओइंडला दोबारा दिखाई नहीं देगी। उसके बाद वो यंत्र बाबा जी ने शर्मा जी की साली को दे दिया और कहा कि जिसने भी ओइंडला को देखा है तुम इस यंत्र से उसके शरीर पर निशान लगा देना और उस पर ये राख मल देना। ओइंडला से जुड़ी हुई घर में जितनी भी चीजें रखी हुई है सबको गंगा जी में बहा दो और अगर ये राख खत्म हो जाए तो किसी भी शमशान घाट में जाना, जलती हुई चिता की राख ले आना और किसी को भी अगर ओइंडला दिखती है तो उस पर निशान लगा देना। शर्मा जी की साली इतनी डरी हुई थी कि उसने अपने परिवार के हर सदस्य को वो निशान लगा दिया, चाहे उसने ओइंडला को देखा हो या फिर नहीं, वो उसे कभी जानता भी था या फिर नहीं। 8 साल हो गए, अभी तक ओइंडला उनके परिवार में किसी को भी नहीं दिखी और नानी को भी पता चल गया कि ओइंडला की कोई बड़ी बहन नहीं है, वो उसी समय की ओइंडला है जब उसकी मौत हुई थी। अभय को ओइंडला ही दिखा करती थी। ये सब जानने के बाद अब नानी का जो अगला टारगेट था वो था बाबा फूल सिंह। उन्हें अब बाबा फूल सिंह को ढूंढना था और कुछ ही दिनों में नानी और उनके आदमियों ने मिलकर बाबा फूल सिंह को भी ढूंढ लिया। उनसे कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली पर ओइंडला कहाँ हो सकती है वो पता चल गया। बाबा ने बताया कि वो किसी के साथ होगी जिसने भी उसे याद किया होगा या फिर वहां जहां उसकी मौत हुई थी। वो एक समय में एक के पास ही रहती है और जैसे ही मन में छुटकारा पाने का ख्याल आता है तो ओइंडला उसे धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मार देती है। नानी ने बाबा से पूछा कि आखिर वह ऐसा कर क्यों रही है, तो बाबा ने जवाब दिया कि शायद वो एक बुरी आत्मा बन गई है। मैंने पता किया उसकी मौत एक दुर्घटना ही थी। उसकी आत्मा इतनी बुरी कैसे बन गई ये तो मुझे भी नहीं पता। इसके बाद जब नानी ने बाबा फूल सिंह से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ वहाँ चलेंगे जहाँ उसकी मौत हुई थी और हो सकता है हम लोग मिलकर कुछ छुटकारा दिलवा पाएं, वरना पता नहीं ये ओइंडला और कितने लोगों को मार सकती है। उनकी बात सुनकर फूल सिंह जी उनके साथ चलने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए और वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो कार अभी तक भी वहीं रखी हुई थी और उस कार के चारों तरफ फेंस लग गया था और वहां पर और भी गाड़ियां खड़ी होती थी पार्किंग के लिए। आज इतने सालों बाद भी उस गाड़ी की हालत ऐसी नहीं थी, वरना एक खड़ी गाड़ी जर्जर हालत में हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि भी कुछ सालों से ही बस ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। अब बाबा फूल सिंह, नानी और उनके बॉडीगार्ड्स वगैरह सब वो गाड़ी के पास पहुंचे और सभी के सभी लोग उस गाड़ी को देखकर हैरान थे। बाबा फूल सिंह ने उस गाड़ी का एक चक्कर लगाया और उस गाड़ी का एक चक्कर लगाने के बाद उनकी मुस्कान से सबको पता चल गया कि ओइंडला यही है।
बाबा ने गाड़ी के अंदर जाने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन जैसे उन्होंने गाड़ी के दरवाजे को हाथ लगाया, वो एकदम से 3 कदम पीछे हट गए। उनका ऐसा बर्ताव देखकर नानी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये कार नहीं है, ये तो आत्माओं का बसेरा है। यहाँ 50 से भी ज्यादा आत्माएं फंसी हुई है। मुझे इस जगह को, इस गाड़ी को पवित्र करने के लिए करीबन 10 लीटर गंगाजल और कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इन सबको मुक्ति दिलवाना बहुत जरूरी है, अन्यथा यहाँ पर कभी भी तांडव हो सकता है। उनकी बात सुनकर नानी ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। उसने भी गाड़ी का एक चक्कर लगाया और उसके बाद गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आखिर उसे महसूस होगा भी कैसे? उसके पास बाबा फूल सिंह की तरह सिद्धियां थोड़े ही ना थी। खैर, उसने गेट को खोलने की कोशिश की तो जो गेट था वो लॉक्ड था। इसके बाद नानी ने भी कुछ सेकंड्स तक उस कार के ऊपर हाथ रखा और मुड़कर अपने ड्राइवर को बोला, इस गाड़ी को कैसे भी करके उस शर्मा से खरीदो और इसे अपने घर ले चलो। उनकी बात सुनकर बाबा फूल सिंह बोलते हैं, पर आप क्या करोगे इस गाड़ी का? इन सबको मुक्ति देनी होगी। इनमें से ज्यादातर यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है और शायद इन आत्माओं को यहाँ पर कैद किया गया है। नानी ने बाबा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने आदमियों से बोला, बाबा को इनके यहाँ छोड़ दो और शर्मा से बात करो इस गाड़ी को खरीदने के लिए, और ये भी देखो कि इस गाड़ी को यहाँ से कैसे ले जाया जा सकता है। उसकी बात सुनकर बाबा को अब गुस्सा आ गया था। मुझे तुझसे पहले ही तामस और तंत्र साधनाओं की बदबू आ रही थी। इनके साथ तू क्या करेगी? इन आत्माओं के साथ तेरी क्या कहानी है? बाबा की बात सुनकर नानी मुस्कुराई। कहानियों की यही बात अच्छी होती है बाबा, कि कहानियां कभी खत्म नहीं होती है, और ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। इसके बाद नानी के जो बॉडीगार्ड थे वो बाबा को वहां से उठाकर ले जाते हैं और गाड़ी की डील शर्मा जी से कर ली जाती है और वो गाड़ी नानी के पास पहुंच जाती है। उस गाड़ी का और उसकी आत्माओं को नानी ने क्या किया किसी को नहीं पता। ओइंड्रिला की आत्मा के साथ क्या हुआ ये भी किसी को नहीं पता। ये अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नानी को। नानी इतनी अमीर कैसे थी, वो क्या करती थी, किसी को भी इस चीज का आइडिया नहीं था और ना ही किसी में हिम्मत थी नानी से ये सब पूछने की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नानी खुद कोई तांत्रिक थी, साधनाएं किया करती थी? वो इस आत्माओं से भरी इस गाड़ी का वो क्या करने वाली है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये कहानी हमारे साथ शेयर की है अभय चौहान ने, जो उन्होंने खुद लिखी है। ये कहानी इंस्पायर्ड है रियल इवेंट से। 100% ये स्टोरी रियल नहीं है, लेकिन रियल इवेंट से इंस्पायर्ड अभय ने ये स्टोरी लिखी है और आई होप आप लोगों को भी ये कहानी पसंद आई होगी। अब तुलसी नानी और उसके आदमी उस कार को लेकर, जिसमें शायद ओइंड्रिला और बाकी 50 आत्माएं बंधी हुई थी, निकल गए। उनके जाने के बाद बाबा फूल सिंह की रातों की नींद उड़ चुकी थी। नानी के हाव भाव देखकर, क्रियाकलाप देखकर उन्हें ये तो समझ में आ गया था कि वो कोई तंत्र साधक थी, लेकिन वो किस कोटि के साधक थी उन्हें भी नहीं पता था। वो इसके बारे में जानना चाहते थे कि आखिर उस कार की आत्माओं के साथ तुलसी नानी ने क्या किया। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर किसी घर में घुसा नहीं जा सकता है, और इसीलिए बाबा फूल सिंह ने इंतजार किया। बाबा फूल सिंह के जो 2 शिष्य थे, एक छोटेराम और दूसरा मनोज। कुछ महीने निकलने के बाद एक शाम बाबा ने छोटेराम से पूछा, छोटेराम तुझे क्या लगता है उस कार की आत्माओं का उस तुलसी ने क्या किया होगा? छोटेराम कुछ देर तो चुप रहा और फिर बोला, बाबा हो सकता है उस औरत ने उन सब आत्माओं को मुक्ति दिला दी हो। बाबा ने छोटेराम की तरफ देखा और कहा, अगर उसे मुक्ति ही देनी होती तो उस गाड़ी को इतनी जिद करके अपने घर तक नहीं ले जाती। मुक्ति तो यहां पर भी दिलवा सकती थी। तो फिर छोटेराम ने बाबा से पूछा, तो बाबा फिर वो उन आत्माओं का क्या करेगी? बाबा ने छोटेराम की तरफ देखा, कुछ देर सोचे और बोले, एक काम कर, मनोज को फोन लगा। एक्चुअली मनोज जो था वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया हुआ था और मनोज का गांव तुलसी नानी के गांव के पास में ही था। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, मनोज को फोन लगा और उसे बोल तुलसी के बारे में जो भी पता चले वो सब कुछ पता करे। 2 दिन बाद
मनोज का फोन वापस आया। उसने बाबा को बताया कि तुलसी नानी को गांव में सब तुलसी ही बुलाते थे। वो करीब 30-35 साल पहले अपनी एक छोटी बेटी को लेकर उस गांव में आई थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहां से आई है। उसका घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और गांव के एक कोने में एक अलग सा घर उसका है। पर छोटी जगह में रहने के बावजूद भी तुलसी नानी बेहद अमीर है। उसकी बेटी की शादी एक फौजी से हुई थी और उसी बेटी का बेटा अभय था। बाबा ने कहा, वे बेवकूफ, ये सब तो मुझे ही पता है, तूने कुछ नया पता किया? मनोज ने कहा, एक अजीब बात है बाबा। बाबा ने बोला, कौन सी? गांव में आज तक कोई भी तुलसी नानी के घर के अंदर नहीं गया है। सभी गांव वाले उससे बात करते हैं, लेकिन तुलसी किसी को अपने घर में बुलाती नहीं है। और अगर कोई तुलसी नानी के घर के आसपास ज्यादा देर रुकता है तो उसके जो बॉडीगार्ड हैं वो उसे जाने के लिए बोल देते हैं। उसके घर में बस उसकी बेटी, उसका भाई, ड्राइवर, उसके बॉडीगार्ड्स और कुछ रिश्तेदार ही आते हैं। बाबा ने पूछा, और उसका पति? मनोज कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, किसी को नहीं पता, जिंदा भी है या मर गया, कोई नहीं जानता। मनोज की बात सुनकर बाबा ने उसी वक्त फैसला कर लिया, छोटे राम, सामान बांधो, हमें तुलसी के घर जाना है। छोटे राम ने बाबा की आज्ञा का पालन किया, सामान बांधा और दोनों निकल पड़े मनोज के गांव की तरफ। गांव पहुंचकर एक दिन उन्होंने आराम किया और उसी दिन की रात में बाबा फूल सिंह, छोटे राम और मनोज निकल पड़े तुलसी नानी के घर की तरफ। उन्होंने देखा कि तुलसी का घर गांव के मेन हिस्से से बिल्कुल अलग था। घर के पीछे खेत थे और थोड़ी दूरी पर घने पेड़ों का एक जंगल सा था। बाबा का इरादा उस रात तुलसी से मिलने का नहीं था। वो उस दूर से घर को देखना चाहता था और ये समझना चाहता था कि आखिर घर के आसपास क्या है, एनर्जीज हैं, वो क्या करती है क्या नहीं, इस चीज को बाबा फूल सिंह भांप लेना चाहता था। और इसी के साथ साथ वो पहले ये भी कंफर्म करना चाहता था कि कार वाली आत्माएं अभी भी तुलसी के पास हैं या नहीं। तीनों एक कच्चे रास्ते से तुलसी के घर की तरफ बढ़ रहे थे और अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई, इतनी रात को कहां जा रहे हो? तीनों के तीनों एक साथ पीछे मुड़े। एक आदमी उनसे मुश्किल से 4-5 फुट की दूरी पर खड़ा था और देखने में वो एक नॉर्मल गांव वाला लग रहा था, कुर्ता और धोती पहने हुए, पैरों में चप्पल। पर तीनों में से किसी ने भी उसके आने की कदमों की आवाज नहीं सुनी थी। कौन हो तुम लोग और कहां घूम रहे हो? कोई चोर वोर तो नहीं हो? गांव के अंदर आजकल चोरियां बहुत होती है। उसकी बात सुनकर बाबा ने नॉर्मल टोन में कहा, नहीं नहीं, हम तो तुलसी नानी से मिलने आए हैं। उनकी बात सुनकर उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा किया और बोला, उनका घर उधर है। बाबा ने उसका धन्यवाद किया और तीनों चलने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद छोटे राम धीरे से बोला, बाबा वो हमें चोर समझ रहा था। बाबा ने बिना पीछे मुड़े कहा, छोटे राम पीछे मत देखना। बाबा की बात सुनकर मनोज ने पूछा, क्यों बाबा? तो उन्होंने कहा, जो तुम्हें पीछे मिला था वो इंसान नहीं था। ये सुनते ही छोटे राम के कदम एक पल के लिए रुक गए। बाबा ने कहा, तुमने शायद उसे ध्यान से नहीं देखा। उसके पैर नहीं थे, उसकी चप्पल थी, लेकिन चप्पल में पैर नहीं थे, वो हवा में उड़ रहा था। ये सुनते ही छोटे राम ने मनोज की तरफ देखा, क्या चप्पल थी पर चप्पल के ऊपर पैर नहीं थे? हाँ। बाबा वापस से चलने लगे और बोले, वो पहरेदार है तुलसी का। इसका मतलब तुलसी को पता लग गया है कि हम लोग यहां आए हैं। तो छोटे राम बोला, तो वापस चले? उसकी बात सुनकर बाबा वहीं पे रुक गए और बोले, आज के लिए तो हाँ। उनकी बात सुनकर मनोज हैरान हुआ और बोला, तो क्या आप तुलसी से नहीं मिलेंगे? बाबा ने तुलसी के घर की तरफ देखा और कहा, नहीं, आज जितना पता करना था उतना पता चल गया है, अब वापस यहां से चलो। उस औरत ने अपने घर की रक्षा के लिए इंसान नहीं, प्रेत रखे हुए हैं। वो वहीं से वापस लौट गए और तीनों को तीनों वापस से तीनों एक धर्मशाला में रुके थे, क्योंकि मनोज का गांव दूर था। तो इसी गांव के पास में कोई एक धर्मशाला थी, वहां पर ये तीनों रुके हुए थे। वहां पहुंचने के बाद बाबा ने मनोज से पूछा, तूने उस आदमी को पहले कभी देखा है? तो उसने जवाब दिया, नहीं।
अच्छा ये बता, पूरे गांव में किसी ने तुलसी घर के आसपास किसी अजीब आदमी के बारे में बताया? मनोज ने जवाब दिया, नहीं। ठीक है, आज आराम करो, कल सुबह देखते हैं। सुबह जैसे ही सब लोग उठे, धर्मशाला के बाहर एक जीप आकर रुकी और कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आया, जो कि कोई और नहीं, तुलसी का ड्राइवर था। उसने बाबा से कहा, आपको तुलसी नानी ने बुलाया है। ये सुनते ही छोटेराम और मनोज एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाबा हल्की सी मुस्कुराहट में बोले, उसे कैसे पता कि हम आए हैं? बाबा की बात सुनकर ड्राइवर ने कहा, नानी को बहुत कुछ पता रहता है। इतना सुनकर बाबा ने छोटेराम और मनोज को इशारा किया चलने का। तीनों के तीनों गाड़ी में बैठ गए और तीनों के तीनों इस बार दिन में तुलसी के घर गए। घर बहुत नॉर्मल सा था, बहुत बड़ा महल सा नहीं था। पुराना सा एक कोर्टयार्ड था, दो चार कमरे और एक कोने में तुलसी का ड्राइवर और उसकी बॉडीगार्ड। लेकिन बाबा ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। घर में नेगेटिविटी नहीं थी, कम से कम उतनी नहीं जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तुलसी नानी आंगन में एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में कई रंग बिरंगे पत्थर वाली अंगूठियां थी। उसने बाबा को देखते ही कहा, फूल सिंह, रात में किसी के घर के आसपास घूमने से अच्छा है दिन में दरवाजा खटखटा देना चाहिए। ये सुनते ही छोटे राम ने बाबा की तरफ देखा। तुलसी को सब कुछ पता था कि रात को ये लोग उसके घर के आसपास भटक रहे थे। बाबा बिना इस बात का जवाब दिए उसके सामने बैठ गया और पूछा, कार कहाँ है? उसकी बात सुनकर तुलसी मुस्कुराई। उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और वो उन तीनों को घर के पीछे ले गया। तुलसी ने देखा कि वो कार वहीं खड़ी थी, वही कार जिसमें ऑइंड्रिला की मौत हुई थी। बाबा कार के पास गया, उसने अपना हाथ कार के ऊपर रखा, कुछ सेकंड्स तक अपनी आंखें बंद की और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। कार बिल्कुल खाली थी, उसमें एक भी आत्मा नहीं थी। बाबा वापस लौट कर आया और उसने तुलसी से पूछा, सारी आत्माएं कहाँ हैं? तुलसी ने जवाब दिया, सब सुरक्षित हैं। बाबा बोले, मैंने पूछा वो आत्माएं कहाँ हैं? तुलसी फिर से मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे सवाल का जवाब मुफ्त में नहीं मिलेगा। नानी की बात सुनकर फूल सिंह भी मुस्कुराया और बोला, मेरे साथ सौदा करोगी तुलसी? तुलसी ने कहा, हाँ, तुम्हें वो आत्माएं चाहिए और मुझे एक जवाब। कैसा जवाब? ये बात सुनकर तुलसी कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, उस कार में मेरे नाती अभय की आत्मा थी, ऑइंड्रिला थी, ऑइंड्रिला की माँ थी और साथ ही साथ मेरी फैमिली के कुछ लोग थे, लेकिन उन सब में मेरा भाई भी था। ये बात सुनकर बाबा ने बोला, तुम्हारा भाई? लेकिन तुम्हारा भाई तो कई सालों पहले मर चुका है, उसका इस कार से क्या रिश्ता है? तुलसी बोली, इसी सवाल का जवाब तो मुझे चाहिए। तुम मुझे ये पता करके बताओ कि मेरे भाई की आत्मा उस कार में कैसे पहुंची। उसकी बात सुनकर फूल सिंह बोला, और बदले में? तो वो बोली, बदले में कार में जितनी भी आत्माएं थी मैं सब तुम्हें दे दूंगी। उसकी बात सुनकर फूल सिंह ने थोड़ी देर सोचा। उसे तुलसी की बात पर पूरा भरोसा नहीं था, पर उसे यह भी जानना था कि 50 से ज्यादा आत्माएं एक नॉर्मल कार में जमा कैसे हुई। बाबा ने सौदा तय कर दिया। उसने कहा, ठीक है। इसके बाद तुलसी उठी और उन्हें घर के पीछे ले गई, जहां पर एक पुरानी सी झोपड़ी बनी हुई थी। बाहर से देखने पर लगता था कि बस लकड़ी और मिट्टी का एक छोटा सा कमरा है। वहां पहुंचने के बाद फूल सिंह ने झोपड़ी का एक पूरा चक्कर लगाया, पर उसे उस झोपड़ी का दरवाजा कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। छोटेराम बोला कि बाबा, इस झोपड़ी के अंदर कैसे जाएंगे? छोटेराम की बात सुनकर तुलसी के होठों पर मुस्कान आ गई। वो झोपड़ी के पास गई और जैसे उसने दीवार के एक हिस्से को छुआ, एकदम से एक दरवाजे की तरह रास्ता खुल गया। मनोज और छोटेराम देखकर बिल्कुल सन्न रह गए। तुलसी ने बाबा की तरफ देखा और कहा, ये मेरा साधना गृह है। दरवाजा खुलने के बाद पहले तुलसी और उसका बॉडीगार्ड अंदर गए। बाबा ने जैसे ही उस झोपड़ी के अंदर एक कदम रखा, उसका शरीर झटके से पीछे हटा। वो 2 कदम पीछे हुआ और ऐसा देखकर छोटेराम घबरा गया और बोला, बाबा?
बाबा ने हाथ उठाकर उस चुप रहने का इशारा किया। उस झोपड़ी के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि बाबा को भी कुछ पल अपने आप को संभालना पड़ा। इसके बाद फूल सिंह अंदर गया। उसके पीछे छोटे राम और मनोज भी अंदर चले गए। बाहर दिन का जो उजाला था, अंदर झोपड़ी के अंदर उतना ही ज्यादा अंधेरा था। अंदर जाकर तुलसी ने एक पुरानी लालटेन की रोशनी को तेज किया। कमरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा। दीवारों के ऊपर कई लाल धागे बंधे थे। कुछ जगह पर पुराने यंत्र बने हुए थे। जमीन पर अलग अलग तरह के पत्थर, पुराने कपड़े और कुछ बच्चों की छोटी छोटी चीजें और कई लोहे की कीलें पड़ी हुई थी। फूल सिंह एक एक चीज को ध्यान से देख रहा था और तभी उसकी नजर कमरे के बिल्कुल बीच में गई और जो उसने देखा उसे देखकर ना सिर्फ वो, छोटे राम और मनोज सन्न रह गए। उन्होंने देखा कि झोपड़ी की छत से एक इंसान लटका हुआ था। उसके पूरे शरीर में कीलें ठुकी हुई थी, छोटी बड़ी बहुत सारी, और हर कील में एक लाल धागा बंधा था। हर धागे में अलग अलग संख्याओं में गांठें लगी हुई थी। किसी में 1, किसी में 5, किसी में 11, किसी में 20 और किसी में उससे भी ज्यादा। कुछ धागे बिल्कुल नए थे और कुछ इतनी पुराने कि लालटेन की रोशनी में वो सब काले दिखाई दे रहे थे। छोटे राम के मुंह से देखकर बस इतना निकला, हे भगवान। मनोज उस शरीर को बिना पलक झपकाए देख रहा था। बाबा ने तुलसी की तरफ देखा और पूछा, ये किसकी लाश है और ये कैसी साधना है? तुलसी दिया जलाते हुए बोली, लाश वो जिंदा है, ढंग से देखो। फूल सिंह कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा। उसने अपने जीवन में ऐसी क्रिया के बारे में सिर्फ पुरानी पुरानी तांत्रिक किताबों में पढ़ा था, आज तक अपनी आंखों से देखा नहीं था। वाकई में वो इंसान जिंदा था, बस उसका शरीर ऐसे बांध दिया गया था कि ना वो मर सकता था ना वो आजाद हो सकता था। बाबा ने फिर से तुलसी की तरफ देखा और पूछा, कौन है ये? तुलसी नीचे बिठाई हुई चटाई पर बैठ गई और बोली, कमलेश झा। ये नाम सुनते ही मनोज के चेहरे का रंग बदल गया। बाबा की नजर एक पल मनोज की तरफ गई, फिर वापस से उसने तुलसी की तरफ देखा और तुलसी बोलने लगी, जब मैं 12 साल की थी, इस आदमी ने मेरा अपहरण किया था। इसको अपनी जमीन में गड़े खजाने के बारे में पता चला था। उस खजाने की रक्षा कुछ ऐसी शक्तियां करती थी जिसे पाने के लिए इसे अपने ही बच्चे की बलि देनी थी। कमलेश की तरफ देखते हुए तुलसी बोली, इसने मुझे बंदी बना करके रखा। 12 साल तक मैंने सूरज नहीं देखा। इतना कहकर तुलसी ने अपने दोनों हाथ बाबा के सामने किए। उसकी हथेली के ऊपर कई पुराने कट के मार्क्स थे। फिर वो आगे बोली, इसने मुझसे 6 बच्चे पैदा किए, उसमें से 4 की बलि मेरी आंखों के सामने दे दी और 2 बच्चे दुनिया में आने से पहले ही मर गए। कमरे में ये बात सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल सन्नाटा था और अब तुलसी की आवाज में गुस्सा नहीं था, बस थकान और दर्द था। उसने आगे बोलना शुरू किया, इसकी एक पत्नी थी, 2 बेटे और 1 बेटी। उन सबके सामने ये मुझे एक जानवर की तरह रखता था। एक दिन इसके नौकर मनसाराम ने मुझे देख लिया। पता नहीं कैसे उसे मुझ पर दया आ गई और उसने मुझे वहां से निकाला। उस समय मेरे पेट में 6 महीने का बच्चा था। वो मेरी बेटी थी, अभय की माँ। बाबा बड़े ध्यान से तुलसी की बातों को सुन रहा था और उसे स्टोरी अब धीरे धीरे समझ में आ रही थी, लेकिन सब कुछ नहीं। तुलसी ने आगे कहा, 1 साल तक मैं मनसाराम के घर रही। फिर मेरी बेटी को उनके एक रिश्तेदार के पास छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त तक मेरी ममता, मेरा डर सब खत्म हो चुका था। मेरे अंदर अगर कुछ बचा था तो वो था बदला। बाबा ने कमलेश की तरफ इशारा करके पूछा, तो फिर ये यहां कैसे? तुलसी ने इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वो बोली, बाकी की कहानी बाद में। फूल सिंह बोला, लेकिन तुमने मुझे आधी बात बताई है। तुलसी बोली, अभी तुम्हारे लिए आधा जवाब ही बहुत है, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे कहीं जाना है। और इतना कहकर वो सब लोग उस झोपड़ी से बाहर निकल पड़े।
तुलसी ने इनके रहने का इंतजाम अपने ही घर के एक कमरे में करवा दिया था। उस रात बाबा, मनोज और छोटे राम उस घर के बाहर बने एक कमरे में रुके हुए थे। बाबा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बाहर चारपाई पर बैठा था। उस समय मनोज पानी लेने गया हुआ था, तो बाबा ने छोटे राम से धीरे से पूछा, कमलेश नाम सुन के तूने मनोज का चेहरा देखा था? छोटे राम ने कहा, नहीं बाबा। तो फूल सिंह ने कहा, एक काम कर, कल से उस पर नजर रख। लेकिन क्यों? वो तो अपना आदमी है। बाबा ने कहा, तुझे जितना कह रहा हूं उतना कर, बस उस पर नजर रख। अगली सुबह तुलसी फिर से फूल सिंह से मिली, उसी साधना गृह में। वहां वो बैठे रहे, बातचीत करते, और वहां पर बैठे बैठे घूमते घूमते फूल सिंह उस साधना गृह को और लटके हुए कमलेश झा को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने धागों को देखा, कीलों को देखा। उसने नोटिस किया कि हर धागा किसी आत्मा, किसी एक क्रिया से जुड़ा हुआ था। कुछ धागों में बहुत ज्यादा गांठें लगी हुई थी, और देखते देखते फूल सिंह ने एक धागे को हाथ लगाया, और हाथ लगाते तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे कोई करंट लग गया हो। इसके बाद उसने तुलसी से पूछा, ये सब कार वाली आत्माएं हैं? तुलसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर फूल सिंह ने कुछ सोचा। शायद तुलसी चाह रही थी कि वो खुद से इस चीज को पता करे कि क्या है क्या नहीं है। उसने कहा, नहीं। फूल सिंह ने कहा, नहीं, कार में 50 से ज्यादा आत्माएं थी, और यहां उनसे बहुत ज्यादा है। तुलसी फिर भी चुप रही और बस फूल सिंह को देखकर मुस्कुराती रही। फिर फूल सिंह ने धागों की तरफ देखा और बोला, इनमें से कई आत्माएं तो 25 साल पुरानी है। फिर पता नहीं अचानक से फूल सिंह के दिमाग में क्या क्लिक हुआ। उसने कमलेश की तरफ देखा और बोला, नहीं, तुम आत्माएं जमा नहीं कर रही हो, तुम बस इन्हें बांध रही हो। अब कहीं जाकर तुलसी की आंखों में पहली बार वो सरप्राइज दिखा कि आखिर फूल सिंह ने सही कड़ी पकड़ ही ली है। उसने कहा, और ये काम तुम नहीं कर रही हो, ये काम इसने शुरू किया है। फूल सिंह ने कमलेश की तरफ देखते हुए कहा, और जैसे उसने कहा, कमलेश की उंगली हल्की सी हिली। फूल सिंह सीधा तुलसी की तरफ घूमा और बोला, कमलेश अभी भी क्रियाएं कर रहा है। उसकी बात सुनकर तुलसी ने गुस्से में कहा, ये कुछ नहीं कर सकता। फूल सिंह मुस्कुराया और बोला, जब तक ये जिंदा है ये कर सकता है। तुलसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर बाहर निकल गई, और उसी के पीछे पीछे फूल सिंह भी बाहर निकल गया। उस शाम फूल सिंह ने मनोज को खाना लाने के लिए भेजा। मनोज जब जाने लगा तो फूल सिंह ने कहा, सुन, अगर कहीं पर बैंगन का भरता मिल जाए तो मेरे लिए जरूर ले आना। मनोज बाबा की बात सुनकर हंस दिया, बोला, बाबा, ऐसी जगह पर भी आपको खाने की पड़ी है। उसकी बात सुनकर फूल सिंह मुस्कुराया और बोला, बेटा, भूखे पेट तंत्र नहीं होता। मनोज वहां से चला गया और करीब 1-1.5 घंटे के बाद वापस आया। उसके हाथ में रोटियां और बैंगन का भरता था। बाबा ने डब्बा लिया और खाना शुरू किया, और खाते खाते बाबा ने मनोज से पूछा, अच्छा मनोज, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मनोज ने जवाब दिया, मां थी, अब नहीं है। बाबा ने फिर पूछा, भाई? ये सुनकर मनोज कुछ सेकंड तक चुप रहा और बोला, एक है। क्या करता है? मनोज ने बोला, दूर रहता है। बाबा ने कहा, अच्छा। इसके बाद फूल सिंह ने मनोज से कोई सवाल नहीं किया, अपना खाना खत्म किया, हाथ पैर धोए, और उसके बाद वो तुलसी के पास पहुंचे। बाबा ने तुलसी से कहा कि मुझे तुमसे कमलेश के बारे में और जानकारी चाहिए। तुलसी ने फूल सिंह को साफ मना कर दिया। फूल सिंह बोला, अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी तो फिर मैं भी तुम्हें ये नहीं बता पाऊंगा कि तुम्हारे भाई की आत्मा उस कार के अंदर कैसे पहुंची। तुलसी ने गुस्से से फूल सिंह की तरफ देखा, और फिर कुछ देर बाद वो बोली, मैंने कमलेश के परिवार को खत्म कर दिया था। ये बात सुनकर छोटे राम की आंखें बड़ी हो गई। जब मैं वापस आई, मनसाराम मेरे साथ था। कमलेश
उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटे, सबको मैंने एक एक करके मारा। फूल सिंह ने पूछा, और उसकी बेटी? तुलसी कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, उसे नहीं मारा। उसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो छोटी थी। फूल सिंह ने पूछा, कितनी छोटी? करीब 10 साल। तो फिर तुमने उसके साथ क्या किया? तुलसी बोली, कुछ नहीं, मैं उससे अपने घर के काम करवाती थी। तुलसी थोड़ा सा आगे झुकी, फूल सिंह की आंखों में देखा और बोला, उनको मारने के बाद उसके घर को साफ भी उसी से करवाया था। तुम्हें पता है, अपने परिवार की लाशों के टुकड़े भी उसी ने जमा किए थे। उस वक्त मुझे दया नहीं आती थी, मैं बस वही कर रही थी जो दुनिया ने मुझे सिखाया था। इसकी बात सुनकर फूल सिंह ने कहा, फिर वो लड़की कहाँ गई? तुलसी ने जवाब दिया, पता नहीं, एक दिन भाग गई। बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया और नजर घुमा के एक बार मनोज की तरफ देखा। मनोज का चेहरा बिल्कुल सख्त हो रखा था, घबराया हुआ। फूल सिंह को लगभग सब कुछ समझ में आ चुका था। अभी ये सब बातें चली रही थी कि अचानक से मनोज का फोन बजा। पुरानी नोकिया वाली रिंगटोन पूरे कमरे के अंदर गूंज गई। मनोज ने फोन उठाया और बोला, हाँ। दूसरी तरफ से किसने क्या कहा क्या नहीं, किसी को सुनाई नहीं दिया। बस फोन आते ही मनोज सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे मनोज दरवाजे की तरफ बढ़ा, तुलसी ने तुरंत कहा, अगर बाहर गए तो फिर अंदर नहीं आ पाओगे। मनोज रुक गया। उसने तुलसी को देखा और फिर एकदम से दरवाजा खोल दिया। बाहर एक आदमी हाथ में बंदूक लिए खड़ा था। तुलसी के बॉडीगार्ड को समझ आता उससे पहले उसने बंदूक तुलसी की तरफ तान दी और उसके बॉडीगार्ड को देखते हुए बोला, बंदूक कंधे से उतारने की कोशिश मत करना, नहीं तो बुढ़िया के सिर को उड़ा दूंगा। उसका चेहरा जाना पहचाना हुआ नहीं था, लेकिन फूल सिंह ने उसे पहचान लिया था। अभय के बारे में, तुलसी से हुई बातों में उसने उस लड़के के बारे में सुना था। बाबा ने बोला, रोहित? रोहित ने बाबा की तरफ देखा और बोला, हाँ। मनोज ने तुरंत अपनी जेब से कपड़ा निकाला और तुलसी कुछ समझ पाती उससे पहले मनोज ने वो कपड़ा उसके मुंह में ठूस दिया। सबकी आंखों के सामने उसके हाथ बांध दिए। छोटे राम एकदम से मनोज की तरफ बढ़ा, बोले, पागल हो गया है क्या? मनोज ने उसे जोर से धक्का दिया और बोला, ओए दूर रहे। फूल सिंह बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसने मनोज से पूछा, अब तेरी क्या कहानी है? मनोज ने बाबा की तरफ देखा और कहा, मेरी जो भी कहानी ना बाबा, आप उस कहानी में सिर्फ एक कैरेक्टर हो। ये बात सुनकर छोटाराम गुस्से से बोला, बाबा से कैसे बात कर रहा है तू? मनोज ने उसकी तरफ देखा, और तू तो कैरेक्टर भी नहीं है, बीच में मत आ। बाबा ने छोटेराम को हाथ से रुकने का इशारा किया। इतना कहकर मनोज कमलेश की तरफ बढ़ने लगा। जैसे वो कमलेश की तरफ बढ़ा, फूल सिंह ने कहा, गलती कर रहा है तू। अगर तूने उसके कीले निकाल लिए तो ये यहीं मर जाएगा। बाबा की बात सुनकर मनोज रुक गया। बाबा ने आगे कहा, और अगर ये मर गया तो इससे बंधी हुई ये सभी आत्माएं अभी के अभी आजाद हो जाएंगी। मनोज बाबा की तरफ घूमकर बोला, मुझे सब पता है। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, नहीं, तुझे सिर्फ आधा पता है। इतनी देर में रोहित भी अंदर आ गया। बाबा ने उससे पूछा, तुम दोनों भाई हो? रोहित ने हाँ में जवाब दिया। उधर से रोहित ने बोला, रोहित झा, मनोज झा। बाबा ने कमलेश की तरफ देखा और बोले, और ये तुम दोनों का नाना है। इस बार दोनों चुप रहे। बाबा ने कहा, तुम्हारी मां ये वही 10 साल की लड़की थी ना, जिससे इस औरत ने अपने परिवार की लाशें साफ करवाई थी? ये बात सुनकर मनोज के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। तुलसी अपने मुंह में ठुसे हुए कपड़े के पीछे से कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। रोहित ने उसकी तरफ देखा और बोला, हमें बचपन से सब पता था, हमारी मां ने हमें सब कुछ बता दिया था, कैसे इस औरत ने उसके पूरे परिवार को मारा। इतने में मनोज बोला, मां के पास कुछ पुरानी चीजें थी, कुछ धागे, कुछ यंत्र और एक आत्मा। किसकी आत्मा? बाबा ने पूछा। मनोज मुस्कुराया और बोला, तुलसी के भाई की। बाबा को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि तुलसी का भाई उस कार में कोइंसिडेंटली नहीं पहुंचा था, बल्कि उसे वहां पर लाया गया था। बाबा ने पूछा, तुम्हारी मां के पास वो आत्मा कैसे आई? मनोज बोला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मां ने मरने से पहले
वो आत्मा मुझे दे दी थी। बाबा ने घूमकर रोहित की तरफ देखा और उससे पूछा, और अभय? रोहित की आंखें कुछ पल के लिए नीचे हो गई। फिर वो बोला, अभय को मैंने नहीं मारा, उसे ओइंड्रिला ने मारा है। बस बस क्या? बाबा ने पूछा। बस जब उसने अपनी नानी को फोन करना चाहा था, मैंने उसे फोन नहीं करने दिया। ये बात सुनकर छोटे राम ने गुस्से से रोहित की तरफ देखा और पूछा, क्यों? रोहित ने तुलसी की तरफ इशारा किया और बोला, क्योंकि मुझे पता था अगर इसका नाती मारा गया तो ये ओइंड्रिला को ढूंढेगी और फिर ये उस कार तक पहुंच जाएगी, और जब ये उस कार तक पहुंचेगी तो साथ में बाबा फूल सिंह भी वहीं पहुंच जाएगा। ये बात सुनकर बाबा ने मनोज की तरफ देखा। मनोज हल्का सा मुस्कुराया। अब बात समझ में आई बाबा, आप यहां आए नहीं हो, आपको यहां लाया गया है। उसकी बात सुनकर छोटे राम ने पूछा, लेकिन क्यों? रोहित ने कमलेश की तरफ देखा और बोला, क्योंकि हमें अपने नाना को आजाद करना है। रोहित की ये बात सुनकर बाबा हंस दिए, बहुत धीरे से। बाबा को हंसते हुए देखकर रोहित को गुस्सा आया। उसने पूछा, क्या हुआ? तो बाबा ने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें सिर्फ तुलसी का सच बताया, लेकिन कमलेश का सच नहीं बताया। बाबा की ये बात सुनकर मनोज बोला, उनके बारे में हमें सब पता है। बाबा ने कमलेश की तरफ इशारा किया और बोले, नहीं, अगर पता होता तो तुम इसे आजाद करने यहां नहीं आते। तुलसी अब भी जमीन पर बंधी हुई पड़ी थी। उसकी आंखों में पहली बार एक डर झलक रहा था। बाबा ने आगे मनोज से कहा, कमलेश ने तुलसी पर अत्याचार किया, अपने बच्चों की बलि दी, खजाने के लिए, तंत्र की सिद्धि के लिए। ये कीले तुलसी ने लगाए हैं, पर इन धागों की सबसे पुरानी गांठ तुलसी के इस घर में आने से पहले की है। तुम ये समझ रहे हो कि ये सारे काम तुलसी कर रही है? नहीं, कमलेश पहले से ही आत्माएं जमा कर रहा था। वो मरने वाले लोगों की आत्माओं को इन धागों की गांठों में बांधता था। हर बलि, हर क्रिया और हर मौत से वो और ताकतवर होता गया। और तुलसी ने इसीलिए उसे मारा नहीं, उसने इसी के तंत्र से इसी को बांध दिया। इसीलिए 50 साल से जिंदा है और इसीलिए तुलसी इसे मरने नहीं देती है। बदला लेने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि अगर ये मरा, ये कहकर बाबा ने चारों तरफ लटके हुए धागों की तरफ देखा, तो सिर्फ तुम्हारा नाना आजाद नहीं होगा, इसके साथ बंधी हुई हर एक आत्मा आजाद हो जाएगी। ये बात सुनकर मनोज ने बाबा से पूछा, कितनी आत्माएं? बाबा ने जवाब दिया, 1000 से भी ज्यादा। और वो जो तांडव मचाएगी उसे यहां कोई झेल नहीं पाएगा। ये बात सुनकर रोहित की बंदूक थोड़ी नीचे हुई, पर मनोज अभी भी कंफ्यूज था। तो हम क्या करें? बाबा ने कहा, इसको आजाद नहीं करना है, इसे खत्म करना है। ये बात सुनते ही तुलसी की आंखें फूल सिंह पर टिक गई। फूल सिंह ने कहा, कमलेश और इसकी बंधी आत्माओं का रिश्ता तोड़ना होगा, उसके बाद इसका शरीर जलाना होगा। छोटे राम ने यहां पर पूछा, लेकिन बाबा ये करेंगे कैसे? उसके ये पूछने पर बाबा ने अपना झोला खोला। मनोज को लगा बाबा कोई यंत्र वगैरह निकालेगा। बाबा ने एक छोटी सी पोटली निकाली, सबको दिखाई और उसे से हवा में उछाल दिया। और जैसे ही वो पोटली जमीन पर गिरी, गिरते ही वो फट गई और एक पल में पूरा कमरा सफेद धुएं से भर गया। रोहित जोर से खांसा, मनोज को कुछ दिखाई नहीं दिया। तुलसी का बॉडीगार्ड फटाफट बाहर से अंदर जाने लगा और तभी अंदर से अचानक गोली चलने की आवाज आई। 1, 2, फिर 3। छोटे राम को किसी ने एकदम से कंधे से पकड़कर बाहर खींच लिया। वो कौन था कौन नहीं, उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। फूल सिंह अभी भी अंदर थे। कुछ सेकंड्स के बाद फूल सिंह भी धुएं से बाहर आए और उनके साथ में तुलसी भी थी। तुलसी के हाथ अब खुले हुए थे। अब अंदर थे मनोज, रोहित और कमलेश। अंदर से फिर गोली की आवाज आई। बाबा ने छोटे राम से कहा, छोटे राम लालटेन लेकर आओ। छोटे राम दौड़कर गया और एक लालटेन लेकर आया और लालटेन के आते ही बाबा ने उस लालटेन का केरोसिन झोपड़ी की बाहरी दीवारों पर डालना शुरू कर दिया। ये देखकर छोटे राम घबरा गया और बोला, बाबा अंदर मनोज और रोहित भी हैं। बाबा ने कहा, उन्हें मैंने मौका दिया था। इधर तुलसी ने घबराते हुए कहा, अगर आपने कमलेश को जलाया तो सब कुछ आजाद हो जाएगा। बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा,
इसीलिए तो अभी नहीं चला रहा, सिर्फ तैयारी कर रहा हूं। इसके बाद बाबा ने छोटे राम को एक यंत्र दिया और बोले, इस झोपड़ी के चक्कर लगाना शुरू कर और वही मंत्र तुझे पढ़ना है जो मैंने तुझे पिछले साल सिखाया था। ये सुनते ही छोटे राम का चेहरा सफेद पड़ गया। बोला, बाबा, वो क्रिया मैंने कभी पहले अकेले नहीं की है। कोई बात नहीं, आज करेगा। लेकिन बाबा, अगर गलती हुई तो? अगर गलती हुई तो ये गांव कुलधरा बन जाएगा। छोटे राम ने बाबा की तरफ देखा। बाबा इस बार बिल्कुल सीरियस थे। उधर अंदर से अब गोली चलना बंद हो चुकी थी। उसकी जगह कोई आदमी बहुत धीरे धीरे हंस रहा था। तुलसी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली, कमलेश। बाबा ने छोटे राम से कहा, छोटे, चक्कर लगाना शुरू कर। बाबा के कहते ही छोटे राम मंत्र जपता हुआ झोपड़ी के चारों तरफ घूमने लगा। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। हर चक्कर के साथ झोपड़ी के अंदर से अलग अलग आवाज आने लगी। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी किसी औरत के चिल्लाने की, कभी किसी बुजुर्ग के चिल्लाने की। और एक बार तो छोटे राम को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, छोटू, रुक जा बेटा। उसके कदम एक पल के लिए धीरे हुए और तभी बाबा चिल्लाए, छोटे, रुकना मत, सुनना सब, मानना कुछ नहीं। छोटे राम फिर मंत्र बोल के झोपड़ी के चारों तरफ घूमता रहा और कुछ देर बाद झोपड़ी की दीवारों के अंदर से जैसे कई सौ लोग एक साथ अपने नाखून रगड़ रहे हों, ऐसी आवाजें आने लगी। तुलसी ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे और इधर बाबा लालटेन की जलती हुई बत्ती को हाथ में लिए खड़ा था। छोटे राम ने चक्कर पूरे किए और बाबा ने पूछा, तुझे कोई बदबू आई? नहीं, छोटे राम ने बोला। तो बोले, एक चक्कर और लगा। और इस बार जैसे छोटे राम ने चक्कर पूरा किया, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। बाबा, कुछ सड़ने की बू आ रही है। जैसे ही बाबा ने सुना, उन्होंने जलती हुई बत्ती छोटे राम की तरफ बढ़ा दी। चल छोटे राम, कर दे शुरू। छोटे राम पीछे हट गया। बाबा, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत जोखिम का काम है। एक गलती हुई तो 1000 से भी ज्यादा आत्माएं आजाद हो जाएगी बाबा। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, गुरु है, ज्ञान है, मौका है। छोटे, तुझे बस हिम्मत चाहिए। यही सही वक्त है छोटे राम, जो मैं कह रहा हूं वो कर। ये सुनकर छोटे राम ने बाबा के हाथ से वो जलती हुई बत्ती ली, एक और चक्कर लगाया, मंत्र पूरा किया और झोपड़ी के एक कोने में आग लगा दी। आग बहुत धीरे धीरे लगी। पहले केरोसिन वाली दीवार जली, फिर छत और फिर पूरी झोपड़ी ने आग पकड़ ली। अंदर से एक इतनी भयानक चीख निकली कि उसकी आवाज गांव तक पहुंच गई। और उसके बाद एक साथ कई आवाजें, जैसे 100,000 लोग एक साथ चीख रहे हो। अचानक से हवा बहुत तेज चलने लगी और झोपड़ी ने धू धू करके आग पकड़ ली। बाबा फूल सिंह वहीं सामने खड़ा होकर मंत्र पढ़ रहा था। तुलसी जमीन पर बैठी बस जलती हुई झोपड़ी को देख रही थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। पता नहीं कमलेश के लिए, ये अपने बीते हुए 50 सालों के लिए। आग और तेज हो गई और कुछ देर बाद झोपड़ी की छत नीचे गिरी। और जैसे ही झोपड़ी की छत नीचे गिरी, 2 लोग भागते हुए बाहर कूदे, रोहित और मनोज। बाहर गिरते ही दोनों के दोनों बेहोश हो गए, लेकिन दोनों के दोनों जिंदा थे। बाबा ने छोटे राम से कहा, छोटे राम, इनको दूर खींच। छोटे राम दोनों को खींचकर आग से दूर ले आया। इधर चीखने की आवाजें और आग को देखकर गांव वाले भी तुलसी के घर के बाहर जमा होने लगे थे। कुछ लोग दौड़कर तुलसी के घर की तरफ आ रहे थे और तभी बाबा ने छोटे राम से कहा, छोटे, यहां से निकल। तुलसी ने बाबा से पूछा, लेकिन कमलेश? बाबा ने जलती झोपड़ी की तरफ देखा और बोले, जो उसके साथ बंधे थे उनका रास्ता अलग हो गया और अब वो सिर्फ एक आदमी है और कुछ नहीं। तुलसी ने बहुत धीरे से पूछा, क्या वो मर गया? बाबा ने जवाब दिया, इस बार हाँ। गांव वाले जमा होने लगे। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने पानी लाना शुरू किया और कुछ लोग रोहित और मनोज को देख रहे थे। बाबा और छोटे राम ने भीड़ का फायदा उठाया और चुपचाप वहां से निकल गए। तुलसी वहीं खड़ी रही। बाबा ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। गांव से कई किलोमीटर दूर जाने के बाद दोनों दौड़ते दौड़ते थक गए थे, लेकिन रात अभी भी बाकी थी। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखा और दोनों ने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। छोटे राम ने आसपास की सूखी लकड़ी इकट्ठा की और छोटी सी एक आग जला ली और दोनों के दोनों
पेड़ के नीचे सो गए। सुबह जब बाबा की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। छोटे राम उसके पास ही बैठा हुआ था। उसके हाथ में 2 दातुन थी। दातुन मतलब जैसे तो नीम की लकड़ी और बबूल की लकड़ी की डंडियां, वो। उसने एक दातुन बाबा को दी और बोला, लो बाबा। बाबा ने छोटे राम से वो दातुन ले ली और अपने दांत घिसने लगे। छोटे राम बोला कि सुबह एक अजीब आदमी आया था। बाबा बोले, कब? तो छोटे राम ने कहा कि जब सूरज निकलने वाला था। कैसा आदमी? लंबा चौड़ा, बहुत ताकतवर सा। वो यहीं पेड़ के नीचे बैठा था। उसने मुझे बताया कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया है। बाबा दातुन करते रहे। छोटे राम भूलता गया। उसने कहा कि तुलसी के घर से 5 पूरी तरह जले हुए कंकाल मिले हैं। लेकिन बाबा, 5 कंकाल कैसे? अंदर तो कमलेश, रोहित और मनोज ही थे, और रोहित और मनोज तो जिंदा है, वो तो हमारे सामने बाहर कूद गए थे। तो 5 कंकाल कैसे मिले? बाबा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर छोटे राम ने आगे कहा, उस आदमी ने मुझे ये 2 दातुन दिए थे और एक तालाब का रास्ता भी बताया था। मैं तालाब देखकर वापस आया तो वो यहां से जा चुका था। बाबा ने छोटे राम से पूछा, उसने और क्या कहा? यह बात सुनकर छोटे राम थोड़ा शर्माते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ा काम किया है और इंसानों को छोड़कर अब बाकी सब तुम्हें अब पहचानेंगे। तभी बाबा की नजर ऊपर पेड़ पर गई और वो बोले, छोटे राम। छोटे राम ने जवाब दिया, हाँ बाबा। पेड़ को देख। छोटे राम ने पेड़ की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने कहा, एक काम कर, थोड़ा पीछे जा और फिर जाकर पेड़ को देख। छोटे राम करीब 15-20 फीट पीछे गया और फिर उसने पूरे पेड़ को देखा। जब उसने पेड़ को देखा तो उसके हाथ से वो दातुन छूटकर नीचे गिर गई। पेड़ के ऊपर का आधा हिस्सा बिल्कुल सूखा हुआ था, पर नीचे का आधा हिस्सा हरा भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही पेड़ के अंदर 2 अलग अलग पेड़ हो। ये देखते ही छोटे राम का चेहरा सफेद पड़ गया। वो तुरंत दोनों हाथ जोड़कर पेड़ की तरफ देखने लगा और बोला, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे पता नहीं था कि आप साक्षात यहाँ हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और करीब 40-50 मीटर दूर जाकर ही रुका। बाबा मुस्कुराते हुए छोटे राम के पास आए तो छोटे राम ने पूछा, बाबा वो कौन थे? बाबा ने कहा, ब्रह्म राक्षस। छोटे राम ने हैरानी से कहा, पर बाबा, ब्रह्म राक्षस तो बहुत खतरनाक और बहुत ज्ञानी होते हैं। बाबा ने कहा, ज्ञानी होना और अच्छा होना एक बात नहीं होती। आदमी हो या आत्मा, उसके पहचान उसके ज्ञान से नहीं, उसके कर्म से होती है। ये बात सुनकर छोटे राम चुप हो गया। इसके बाद दोनों तालाब की तरफ चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद छोटे राम ने पूछा, बाबा, तुलसी नानी का क्या होगा? बाबा बोले, वो अब कमलेश की कैद से बाहर आ गई है, लेकिन अपनी बनाई हुई चीजों से बाहर आई या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, और उसका क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूं। अच्छा, और रोहित और मनोज, उन्हें तो अपनी मां का सच पता था और अब उन्हें अपने नाना का सच भी पता चल गया है, उनका क्या होगा? बाबा ने कहा, उन्हें मैंने समझाया था, लेकिन सच्चाई उन्होंने अपनी आंखों से देख ली। अब आगे क्या करना है वो उनकी मर्जी है, इसमें मेरा कोई जोर नहीं चल सकता। फिर आखिर में छोटे राम ने एक और सवाल पूछा, और ओएंट्रिला? ये सवाल सुनकर बाबा के कदम एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने पलटकर छोटे राम की तरफ देखा और बोले, झोपड़ी में जितनी आत्माएं थी वो सब आजाद हो गई, और उनमें शायद ओएंट्रिला भी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। उनकी बात सुनकर छोटे राम बोला, शायद? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बाबा ने इस बार उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से वो दोनों चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद बाबा ने बस इतना कहा, छोटे राम, कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं और कुछ बस अपना घर बदल लेती हैं। छोटे राम को ये बात समझ में नहीं आई। उसके मन में अब भी यही सवाल था कि ओएंड्रिला की आत्मा आजाद हुई या फिर नहीं हुई। क्या ओएंड्रिला की आत्मा भी उसी झोपड़ी के अंदर फंसी हुई थी, या फिर बाबा के उत्तर में कोई और राज छुपा है? ये बात तो सिर्फ
बाबा ही जानते हैं, कोई और नहीं। और इस तरह से खत्म होती है ओंड्रिला और उससे जुड़ी हुई इन इतनी सारी आत्माओं की कहानी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।